तो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, यानी कि कब आपका एग्जाम है आप सभी को साथियों मालूम पड़ चुका होगा। आपका एग्जाम फरवरी के महीने में है, ठीक है ना, यानी कि शायद 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है और 25 तक साथियों आपका एग्जाम जो है ना वो चलेगा। कब तक साथियों? 25 फरवरी, यानी कि पूरा फरवरी के महीने में साथियों आपकी एग्जाम है। तो मैं कहूंगा कि अब बहुत अधिक समय, तो साथियों बहुत अधिक समय नहीं है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जिसको सिलेक्शन चाहिए साथियों उसके लिए बहुत अधिक समय मैं कहूंगा नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों आज से आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग देखिएगा, और मैं कहूंगा अगर आप वाकई में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पूरी क्लास को साथियों एंड तक आप लोग देखिएगा। इसमें मुझे हिंदी को, जीएस को, रीजनिंग को और साथियों मैथ को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत तेजी के साथ साथियों यहां पर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि धोबिन कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी ये शब्द के किस संज्ञा के बोध कराते हैं साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें किसी गांव का अगर नाम आ जाता, किसी भी गांव का नाम, तो वो कौन सी संज्ञा होती? वो आपकी व्यक्तिवाचक होती। लेकिन गांव आ गया तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी स्कूल का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन स्कूल शब्द आया तो जातिवाचक हो जाएगी। किसी शहर का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन शहर शब्द आ गया है तो वो जातिवाचक हो जाएगी। उसी प्रकार किसी बगीचे का नाम आ जाता या किसी नदी का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहां पर बगीचा और नदी शब्द साथियों कैसा है, मैं कहूंगा ये आपका जो है वो जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखकर साथियों बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि आप सभी को यहां से जाने के लिए कहा गया, यानी कि जो आपको कोष्टक में शब्द दिख रहा है ना, इस दिए गए शब्द का तत्सम आपको बताने क्या, यानी कि यहां को अगर हम तत्सम में देखें तो क्या कहा जाता है? अत्र कहा जाता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सवाल साथियों आएगा कि यहां को तत्सम में क्या कहा जाता है, तो अत्र कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे कि सरिका प्रतिदिन लिखती है, इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द किसकी विशेषता प्रकट करते हैं, मुझे बताइए। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ना उसमें बहुत अधिक हिंदी के साथियों चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ गए तो आप कैसे क्या करेंगे, हर चीज के लिए साथियों मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। तो यहां पर अगर बात करें सरिका प्रतिदिन लिखती है, इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द किसकी विशेषता? देखिए ये लिखती क्रिया है, ये लिखती क्या है? लिखना एक क्रिया होता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं साथियों। प्रतिदिन लिखती है, रोज लिखती है, कभी कभी लिखती है, तो ये जो शब्द है ना एक क्रिया विशेषण हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो आपको विशेषण बताना है कौन सा विशेषण है। तो मैं कहूंगा अजय विशेषण थोड़ी ना, अजित भी विशेषण नहीं है, लेकिन आकर्म शब्द की अगर बात करते हैं तो ये साथियों आपका विशेषण हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल है साथियों आज की इस वीडियो का, मैं कहूंगा ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है अगले सवाल में, कह रहे कि गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं, बहुत से कांटे होते हैं, यहां पर बहुत होना चाहिए। तो कुल मिला के आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि दिए गए जो कोष्टक में शब्द लिखा हुआ ना इसका पर्यायवाची आपको बताना है, तो कांटे का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। मैं कहूंगा कांटे का पर्यायवाची कूर्म नहीं होता है बल्कि शूल होता है। क्या होता है साथियों? बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांटे का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, शूल होता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए तो कह रहे कि निम्न वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसका चयन करें, तो यहां पर त्रुटि आपको बताना है साथियों कहां पर त्रुटि है। कह रहे कि शायद मोहन जानता है कि उसका मित्र, ठीक है, उसका मित्र बीमार है, यहां पर कोई त्रुटि है या नहीं है बताइए। देखिए मैं कहूंगा शायद मोहन जानता है, यहां पर की नहीं आना चाहिए बल्कि के आना चाहिए, यानी कि मोहन जानता है कि उसका मित्र बीमार है। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों भ्रमर को मिलिंड भी कहते हैं, शिलिमुख भी कहते हैं, चंचरीक भी कहते हैं, लेकिन शलम नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है? तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि शलम का मतलब क्या होता है साथियों? शलम का मतलब होता है शांत, शलम का मतलब होता है साथियों मौन। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, खाली जगह में आपका आ चुका है, सर क्वेश्चन का नंबर लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल से क्वेश्चन का नंबर जो है ना बता दूंगा कि क्वेश्चन के साथ साथ नंबर भी आप ऐड कर लें। इस तीक्ष्ण परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, यह होना चाहिए, या इस कठिन परिस्थिति में या गंभीर परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में। तो क्या कहा जाता है? इस
विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, ये होगा ना, तो खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द आ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 50 मिनट की क्लास होगी, 50 मिनट में मैं आपको ऐसी तैयारी करवा दूंगा, एक ही क्लास में पूरी हिंदी का रिवीजन, पूरी जीएस का प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मैं आपके लिए लाऊंगा, और उसी क्लास में रीजनिंग को भी देखेंगे और मैथ को भी देखेंगे। तो अगर आप ये क्लास साथियों अपने एग्जाम तक देख लेते हैं तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आए और आप उसको ना कर पाओ। तो इसलिए साथियों मैं कहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को साथियों तुरंत लाइक कर दीजिए। कितने लोगों ने लाइक किया? जितने लोग अभी वॉच कर रहे हैं सभी ने लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब साथियों एग्जाम डेट आ चुकी है और अब बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई हम लोग यहां पर करेंगे। चलिए यहां पर अगर बात करें, कहते हैं स्वजाति का विलोम क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं स्वजाति का विलोम विजाति हो जाएगा। कह रहे कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो क्षमा करने नहीं होता है ना, जो क्षमा करने योग्य नहीं होता उसको अक्षम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको अक्षम्य कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अदम्य की अगर हम बात करते हैं साथियों, जो दबाया ना जा सके, क्या? जो दबाया ना जा सके उसको क्या कहा जाएगा? उसको अदम्य कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई अच्छा गुण ना हो उसको साथियों निर्गुण कहा जाएगा। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, और जिसके अंदर कुछ समर्थ होता है ना उसको साथियों सक्षम कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा वाक्य साथियों शुद्ध, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 3 वाक्य गलत होंगे, 1 वाक्य सही होगा। सही वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि ये आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, ये होगा सही। यह आंखों द्वारा देखी घटना है, यह आंखों देखी द्वारा वाला गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा सही आपका कौन सा होगा? ये आंखों देखी घटना है, यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। आपको बताना है, यानी कि कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए। परिकूट को सैनिक कहेंगे? मैं कहूंगा नहीं, पर्याप्त भी नहीं साथियों, परकोटा कहेंगे। क्या कहेंगे यहां पर? परकोटा कहेंगे। तो परकोटा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, परकूट जो शब्द है ना, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपसे पूछा गया तो परकोटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुनिए। व्यक्ति को विनम्र और शिष्ट बनना चाहिए। इसमें दिक्कत की अगर बात करें, दिक्कत कहां पर है साथियों मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, व्यक्ति को विनम्र भी आ गया और शिष्ट भी आ गया, इन दोनों का तो एक ही मतलब होता है। क्या साथियों? इनका एक ही मतलब होता है। तो मैं कहूंगा साथियों ठीक है, एक ही आ जाता, व्यक्ति को विनम्र बनना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों? दिक्कत यहां पर है। विनम्र या शिष्ट कोई एक लिख लिया जाता तो अच्छी बात होती। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, बाकी तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस अब आपके यहां पर शुरू हो चुके, तो बहुत अच्छे तरीके से इन जीके के प्लस साथियों जीएस के क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा और बहुत टॉप लेवल के हैं। मैं कहूंगा यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए तो इसकी अगर बात करते हैं, पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है आपसे कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहले भारतीय किसे चुना गया था? तो मैं कहूंगा दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। यानी कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहले भारतीय कौन बने? तो साथियों दादा भाई नौरोजी बने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम साथियों रेनबिन्बी है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है साथियों? रेवेनिया लिखा हुआ है, रेनबिन्बी नहीं साथियों, रेवेनिया लिखा हुआ है, रेवेनिया। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, हम लोग यूक्रेन की मुद्रा की अगर बात करें तो रिवेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रिवेनिया कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है साथियों, मिजोरम में है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहां पर है साथियों? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल में या शूटिंग में या गोल्फ में या साथियों मुक्केबाजी में? फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पर साथियों बता दे रहा हूं, जैसे कि क्रिकेट का साथियों बहुत पूछा जाता है। अच्छा मुक्केबाज की अगर बात करें, एक शब्द पूछा जाता है पंच। पंच शब्द का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? मुक्केबाजी में किया जाता है पंच शब्द का इस्तेमाल, ठीक है ना। उसके अलावा अगर क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट के 1-2 शब्द आप लोग यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर बात करें साथियों, एक होता है साथियों नो आउट का, ठीक है, नो आउट का भी क्रिकेट में किया जाता है और गुगली का भी जो है ना वो क्रिकेट में ही किया जाता है। यहां पर अगर बात करें साथियों, बर्डी और ईगल शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? मैं कहूंगा गोल्फ के खेल में किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। क्या हर्षवर्धन प्रथम के द्वारा बनाया गया था? मैं कहूंगा नहीं। पुलकेशन द्वितीय के द्वारा भी नहीं बनाया गया था। यह राजा राजचोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो राजा राजचोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया। बस इतनी सी बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए। कहा जा रहा है कि यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो 12 आप लोग बता देंगे, यानी कि यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है। साथियों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिन्होंने भी अभी तक क्लास को साथियों लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए साथियों ऐसी क्लास चल रही है जो पूरे YouTube पर आपको साथियों कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर क्लास को अटेंड करिए। चलिए, यानी कि धन्वंतरी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अब साथियों आपको मेहनत का लेवल ट्रिपल करना पड़ेगा। क्या? तिगुना चौगुना साथियों आपको मेहनत का लेवल करना पड़ेगा। मैं भी अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा, क्योंकि साथियों आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार फिर से देखकर बता देता हूं कि आपकी एग्जाम डेट का जो नोटिस आया था वो कब कब साथियों आपकी परीक्षा है। चलिए, हाँ ये रहा नोटिस। 4 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू है। 4 को है, 5 को है, 6 को है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 13 के बाद 14 को नहीं है, 15 को नहीं है, 16 को नहीं, फिर 17, 18, 19, 20 को है, और फिर 21 को है, फिर 22 को नहीं है, 23 को नहीं है, 24 को और 25 को है। यानी कि लगभग 4 फरवरी से 25 फरवरी तक साथियों आपकी यहां पर परीक्षाएं चलेंगी। तो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों आप मेहनत लग जाइए, क्योंकि एक बार अगर जॉब लग जाती है तो उससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं होगी। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट बताइए। तो मैं कहूंगा ओडिशा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी? तो उस समय साथियों कितनी थी ग्रामीण भारतीय आबादी कितनी थी? 83 करोड़ थी, यानी कि 83.3 करोड़ थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले कौन थे साथियों, तो भानु अथैया थी। इनका नाम क्या था? इनका नाम साथियों भानु अथैया है, ठीक है ना। और ये पहली भारतीय महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। भानु अथैया साथियों इनका नाम है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन हो सकता है डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो वो डिक्टो आते हैं, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जाता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। देखिए कह रहे कि रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की भारत को, क्या इंडिया टुडे की भारत को क्या लिखा हुआ है साथियों? भारत को आकार देने वाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है रुक्मणी देवी को। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित? तो ये तो भरतनाट्यम से संबंधित है, यानी कि जो रुक्मणी देवी जी हैं ये भरतनाट्यम करती हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तमिलनाडु का साथियों ये नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। और उत्तर प्रदेश का साथियों कथक है। केरल की अगर बात करें केरल का कथकली है। आंध्र प्रदेश का कचिपुड़ी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? फटाफट आप लोग बता दीजिए। साथियों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने मित्रों के पास साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या अगर आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, स्टडी वाले ग्रुप्स हैं, तो उसमें साथियों इस वीडियो को तुरंत शेयर करके वापस आ जाइए। या जो लोग आपके मित्र संबंधी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनको भी आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक है बौद्ध संगति वाला, और यहां से आपसे सवाल साथियों बनते हैं। मैं कहूंगा ये पहली बौद्ध संगति है, ये दूसरी बौद्ध संगति है, ये तीसरी बौद्ध संगति है, ये चौथी बौद्ध संगति है, ठीक है ना। पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी साथियों? राजगृह में हुई थी। पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैं कहूंगा अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी साथियों? वैशाली में हुई थी। क्या यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वैशाली में हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। जैसे कि आपसे पूछी जा रही दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, इसका भी आंसर आपको साथियों जो है ना वो एक तरीके से मिल चुका होगा। तीसरी बौद्ध संगति की जब हम बात करते हैं ये साथियों कहां पर हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर बात करें किसके शासनकाल में हुई थी, तो मैं कहूंगा अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी की अगर बात करते हैं साथियों, ये कहां पर हुई थी? ये साथियों कुंडल वन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यहां पर पूछा जा रहा है दूसरी बौद्ध संगति यानी कि ये वाली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, तो हुई तो वैशाली में थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। क्या काला अशोक यहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौद्रिक नीति की रूपरेखा केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सिडबी के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। तो मैं कहूंगा ये तो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जो मौद्रिक नीति की रूपरेखा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो भारत में देखिए, अब यहां पर एक ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, यहां से आपसे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो चीजें मैं आपको साथियों बतला देता हूं। ठीक है, जितना मैं पढ़ा दूं साथियों उतना पढ़ लेना, बहुत अच्छा आपका साथियों पेपर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, क्या श्वेत क्रांति के जनक अगर आपसे पूछा जाए, क्या श्वेत क्रांति के अगर जनक आपसे पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों वर्गीस कुरियन है। कौन है साथियों? वर्गीस कुरियन की अगर बात करते हैं तो ये श्वेत क्रांति के जनक है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए साथियों नीली क्रांति के, अब मैं सिर्फ नीली यहां पर लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा नीली क्रांति के जनक के बारे में मैं कह रहा हूं। तो नीली क्रांति के जनक के बारे में आपको दो नाम ध्यान रखना है। एक तो साथियों हीरालाल कानिया का नाम, क्या हीरालाल चौधरी का नाम, हीरालाल चौधरी हो गए, ठीक है, हीरालाल चौधरी, और एक और नाम आता है साथियों अरुण कृष्णन। क्या साथियों? अरुण कृष्णन। तो दोनों में से कोई दिखे तो लगा देना, नीली क्रांति की ये जनक है। और हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं साथियों, हरित क्रांति के जनक यहां पर कौन है? तो हरित क्रांति के जनक साथियों एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और रजत क्रांति की अगर बात करते हैं ना साथियों, रजत क्रांति की अगर बात करें तो साथियों इंदिरा गांधी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी इसकी जनक है। अब बात करें साथियों नीली क्रांति का जनक कौन पूछा गया, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, तो मैं कहूंगा हीरालाल चौधरी यहां पर है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि प्रयागराज हल्दिया राजमार्ग को किस राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है साथियों प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, बताइए। देखिए चलिए देखिए यहां पर अगर बात करिए प्रतिबाधा क्या, ये प्रतिबाधा जो है ना साथियों, ये प्रतिरोध का क्या, ये प्रतिरोध का और प्रतिघात का योग है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, तो आप सिंपल सा ओम बता देंगे। क्या बता देंगे? ओम बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किसने किया था, जो अगले 5 वर्षों में कोयला क्षेत्रों के तहत 15,350 हेक्टेयर हरित क्षेत्र लगाने का लक्ष्य रखने वाला एक हरित अभियान है। तो ये साथियों इसका उद्घाटन किसने किया गया था? मैं कहूंगा केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? विवेकानंद रॉक मेमोरियल मैं कहूंगा कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक साथियों कौन रहे? फटाफट में आपके कमेंट पर साथियों नजर है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरालंपिक 2024 अभी हुए हैं, तो इसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है साथियों? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि श्रीलंका में यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी ने लंकापे के साथ साझेदारी की है? तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए ना, तो फोन पे आपको बता देना, यानी कि श्रीलंका में यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए फोन पे कंपनी ने लंकापे के साथ साझेदारी की है। यह आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं, यानी कि सबसे टॉप लेवल के सबसे शानदार सबसे जानदार क्या हो गया भाई, ठीक है ना। तो अब रीजनिंग के साथियों सबसे शानदार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको देखना है और साथियों फटाफट आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर कहा गया है कि साथियों 19 है, 4 है, 44 है, 59 है और साथियों 61 है। आपको बताने कि यहां पर कौन सा ऑप्शन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ये देखिए, अगर बराबर की बात करें तो बराबर हमें 61 मिल जाए। अगर हम साथियों इसको लगाएं तो ये सबसे पहले प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये बराबर आ गया, ये गुणा आ गया। यानी कि क्या अगर हम 59 और 61 की गुणा कराएं तो जो ये तो हमें बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। 59 61 की गुणा कराएं और इसको कैलकुलेट कराएं कि ये और ये बराबर होगा, बिल्कुल नहीं साथियों, हो ही नहीं सकता बराबर। तो मैं कहूंगा कि ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी वाले को चेक करते हैं, गुणा लगा दिया, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, बराबर लगा दिया।
यानी कि ये 61 है और ये साथियों यानी कि इन सबको कैलकुलेट करने पर अगर 61 आ जाता है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं होता है साथियों दूसरे वाले को हम देखेंगे। चलिए अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को देखिए साथियों। देखिए सबसे पहले आपको भाग साथियों सॉल्व करना है, लेकिन भाग नहीं है तो गुणा कर लो। 29 चौक कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे, प्लस आपका साथियों 44 माइनस 59 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों 76, अब देखिए प्लस माइनस है यानी कि 59 में से अगर साथियों 44 हम घटाते हैं तो कितना बचता है, तो साथियों 15 बचता है। तो मैं कहूंगा 15 इसमें से और घटा दीजिए, क्या 15 इसमें से साथियों और घटा दीजिए, तो 15 घटाएंगे मैं कहूंगा यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 61 आ जाएगा, यानी कि 61 बराबर 61 हो गया। इसको कैलकुलेट करने पर 61 आया और ये 61 हो गया, तो मैं कहूंगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यही वाला बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है लक्ष्मी। उसके बाद देखिए कहने के अब देखिए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल आता है, और एक दो नहीं साथियों, कम से कम कभी कभी मैंने किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखे नंबर सीरीज से आपके। तो अगर साथियों नंबर सीरीज यही डिक्टो आ जाए कि 69 आ गया, 80 आ गया, फिर 89 आ गया, फिर 96 आ गया, फिर 101 आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो 69 से 80 हुआ है, मैं कहूंगा यहां पर 11 बड़ा है। ये 80 से साथियों 89 हुआ है तो मैं कहूंगा कितना बड़ा है, 9 बढ़ा दिया गया है। 89 से साथियों यहां पर 96 हुआ है तो मैं कहूंगा 7 बढ़ाया गया है, और 96 से 101 हुआ है मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया है। अब देखिए 11 फिर 9 फिर 7 फिर 5 यानी कि 2 घटाया जा रहा है यहां पर। तो जब 5 में 2 घटाएंगे तो मैं कहूंगा 3 आ जाएगा, यानी कि 101 में 3 प्लस करने पर 104 आता है। तो क्या 104 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर साथियों फिर से एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे और फटाफट मुझे आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। देखिए रीजनिंग तो ये समझ लीजिए, रीजनिंग में ऐसा कोई सवाल मैं नहीं छोड़ूंगा कि जो आपके सामने आए और आप कर ना पाओ। आप कुछ दिन मुझसे यहां पर क्लासेस लीजिए, और कुछ दिन क्लासेस लेने के बाद आप दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेना एसएससी जीडी का, जिसमें ये सवाल हो, इन चैप्टर से सवाल हो, आप इन सभी सवालों को बहुत आराम से कर डालेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनको बहुत अच्छे से अपने मनोमस्तिष्क को हाजिर नाजिर रखते हुए साथियों आपको देखना है। ऐसा नहीं कि देख तो आप रहे हो क्लास लेकिन आपका ध्यान है कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर अब इस सवाल की अगर बात करते हैं तो 623 है, उसके बाद 626 है, फिर 635 आ गया, और फिर 662 आ गया, और फिर 743 आ गया। कहने के उसके बाद कौन सा नंबर यहां पर आ सकता है। चलिए तो इतनी सी बात है, इसको भी साथ तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर। देखिए 623 से 626 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 3 बड़ा है। 626 से एकदम से 635 कर दिया गया, यानी कि साथियों यहां पर 9 बड़ा है। 635 से 662 कर दिया तो मुझे जरूरत है 662 में से 635 को साथियों घटाने की, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा साथियों 7 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 में से 63 जाएगा साथियों 2 बचेगा। चलिए अब इसको घटा लीजिए, ठीक है। अब ये 3 में से 2 जाएगा तो साथियों यहां पर 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और साथियों यहां पर अगर बात करें 74 में से 66 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब देखिए समझिए, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, ये 81। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब क्या है मैं आपको साथियों बता देता हूं। देखिए ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब, ये है 3 की घात 4 ऐसे करके आया है, और ये क्या, ये 3 की घात 1 है, इसी से तो बना है ये नंबर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 की घात 5 आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो हम नंबर लिखेंगे वो 3 की घात 5 होगी। और 3 की घात 5 का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको साथियों बता देता हूं, ये होता है यानी कि 3 3 9 9 3 27, 27 की गुणा 9 से कर लो जरा, 27 की गुणा अगर 9 से करते हैं 7 में आपका 63 हो गया, 9 दूना 18, 18 बोले तो 24 आ गया, यानी कि यहां पर 243 आएगा, और 243 743 में साथियों प्लस होगा, ठीक है ना। तो हम करा लेते ये काम भी 243 में 743 हम प्लस करा लेते, 6 8 और साथियों 9, क्या 986 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल 986 ऑप्शन में है। अब यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की कि नेक्स्ट नंबर क्या है। अब ये कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, और कथन और निष्कर्ष वाला सवाल ना आए ऐसा साथियों नहीं हो सकता। जो ऊपर का साथियों इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मैंने हटा दिया, और इसको मैंने साथियों बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब आपके सामने क्या है साथियों, कथनों को आपको पढ़ना है, 2 कथन है और 2 ही निष्कर्ष है। इन कथन और निष्कर्ष को आपको पढ़ना है और बताना है कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। कहने के कुछ किताबें उपन्यास है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये किताबें हो गई। कहने के कुछ किताबें तो मैं कह सकता हूं इतनी किताबें क्या हो जाएंगी, इतनी किताबें मान लीजिए उपन्यास हो गई, तो इतनी किताबें उपन्यास हो गई। कहने के सभी उपन्यास टेक्स्ट हैं, तो ये सभी के सभी उपन्यास क्या हो जाएंगे साथियों, सभी के सभी उपन्यास टेक्स्ट हो गए। अब निष्कर्ष पढ़कर मुझे बताइए कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। कहने के सभी टेक्स्ट उपन्यास है, अरे भैया सभी टेक्स्ट उपन्यास कैसे हो सकते हैं, सिर्फ इतने टेक्स्ट उपन्यास है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ किताबें टेक्स्ट है, बिल्कुल साथियों इतनी किताबें टेक्स्ट है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है,
मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ऐसा भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कैसे करोगे इस सवाल को। यानी कि एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं, 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, मैं क्या करूं, बड़ा कर देता हूं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा यहां पर कर देता हूं कि आपको और अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से यहां पर दिख जाए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर अगर बात करें कि 9 है, m है, r है, 5 है, 6 है और m है, 4 है, 6 है और r है। यानी कि 4 के विपरीत फलक पर क्या हो सकता है। तो 4 कहां कहां पर है साथियों, जरा ध्यान दीजिए, 4 आपका यहां पर है, तो इसके विपरीत आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा है, r के उधर वाला पूछा जा रहा है। अब देखिए एक काम आप ये करिए, क्या किसी पासे में 6 और r एक साथ लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, 6 और r यहां पर लिखा हुआ है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। ठीक, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए, यानी कि अगर ऐसे करके किसी का पूछा जाए कि इसका विपरीत क्या होगा, तो देखो ये 2 नंबर कहीं पर लिखे हुए, यानी कि 6r कहीं पर लिखा है, उसके बाजू में जो नंबर होगा वही इसका विपरीत हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि AJM, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें AJM को KHY लिखा जाता है, तो आपको उसी प्रकार PKS को QIN लिखा जाता है। तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि किसको TBC लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि AJM से KHY साथियों आखिर ये बना कैसे। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा सा अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, तो A से K हो रहा है, यानी कि लगभग 10 बढ़ाया जा रहा है, J से H हो रहा है, इसमें 2 घटा दिया गया, M से ये तो फिर एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम आप ये करिए साथियों, मुझे यहां पर जो लग रहा है ना साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें 2 घटा दिया गया यहां पर, क्या यहां पर अगर बात करें साथियों 2 घटाया गया, अच्छा K से I हो गया तो बिल्कुल 2 घटाया गया है, तो मैं कहूंगा यहां पर जो 3 लेटर होंगे इसमें से भी 2 घटाया जाएगा, तो यहां पर B आ जाएगा, यानी कि यहां पर साथियों D होना चाहिए, तो D यहां पर है, D यहां पर है, D यहां पर है। ठीक है, अब ये A से K कर लिया, A से, अच्छा A से अगर यहां पर Y करें तो यहां पर 2 माइनस हो रहा है, A से Y करोगे 2 माइनस होगा और M से 2 घटाओगे 2 माइनस होगा। तो मैटर हमें समझ में आ चुका है, यानी कि P में 2 घटाएंगे तो साथियों N आ जाएगा, Q में 2 घटाएंगे तो S आ जाएगा, उसी प्रकार C में 2 घटाएंगे। ठीक है ना। अच्छा नहीं, अब यहां पर बढ़ाना है क्योंकि पहला वाला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, पहला वाला साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो अब यहां पर 2 बढ़ाना है। अब C में जब 2 बढ़ाएंगे CDE आ जाएगा, E कहां पर है साथियों, E भी यहां पर है, ई भी साथियों बहुत, एक तो इस ऑप्शन में एक इस ऑप्शन में है ई। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर टी में अगर 2 बढ़ाते हैं तो वी आता है, वी कहां पर है साथियों, ई डी, वी कहां पर, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, ये भी सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अगर इस बार भी आपके एग्जाम में यही डिक्टो सवाल आ जाए तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है, फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा बता देंगे। चलिए देखिए सवाल आपसे आता है ऐसा, और इससे आसान आता है, थोड़ा सा मैंने कठिन लिया है। कहने के सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आए तो आपको पता कर लेना है कि कितने यहां पर लेटर है टोटल खाली जगह के साथ साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 लेटर है साथियों। तो मैं कहूंगा कितने कितने का साथियों पेयर बनेगा, 6 का बनेगा साथियों, 6 चौक 24 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे होगे साथियों अंत में आपको एफ दिख रहा है, यहां पर भी एफ है, अच्छा ईएफ दिख रहा है, ईएफ यहां पर है। ठीक है, ईएफ यहां पर है, तो मैं कहूंगा यहां पर ई की कमी, तो यहां पर ई आ गया आपका। आप देख रहे होंगे साथियों क्या कि शुरू में ए है, ए यहां पर है, ठीक है ना, तो ए यहां पर, ए यहां पर नहीं है, ए यहां पर हमने लिख दिया। अब ए बी सी आपको मिल गया, तो ए बी सी आपको मिल गया, ए बी यहां पर क्या है साथियों, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, यहां पर ए तो ऑलरेडी है, बी लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, अरे ये तो पूरा बन गया हमें, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पर डी आ जाएगा और ए बी सी डी ई एफ। तो अब आपको पता इतना करना है कि आपने अपने पेन से साथ यहां पर कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, बस कोई बात नहीं। कहने कि ए लिखा है आपने, डी लिखा है आपने, बी लिखा है आपने, ई लिखा है, ये आपने बी डी लिखा हुआ है, ठीक, आपने ए लिखा है आपने डी लिखा है, बस अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है साथियों, ए डी बी, ई
BDAD, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपने सीख लिया तो मैं कहूंगा पक्के नंबर देकर जाएगा साथियों। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पूरे पूरे साथियों नंबर आपको देकर जाएगा। साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और रोजाना रात्रि 8 बजे थोड़ा सा 50 मिनट निकालकर आप लोग आ जाया करिए। मैं आपका पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन करा डालूंगा। चलिए भाई, और अगर वॉइस वगैरह की कोई भी कभी भी इस समय की मैं बात नहीं करना, किसी भी समय आपको दिक्कत अगर लगे वॉइस की कि भैया वॉइस कम आ रही है या कुछ कट कट कर आवाज आ रही है, तो आप लोग बता देंगे, मैं नेटवर्क जो है वो उसको ठीक कर लूंगा, चेक कर लूंगा। चलिए, तो ये भी बहुत टॉप लेवल का सवाल है। अगर ये आपकी समझ में आ जाता है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा आपका माइंड है, समझने की कैपेसिटी आपके अंदर अच्छी है। अगर आपकी ये समझ में ही आ जाता है, यही बहुत बड़ी बात है, समझ में अगर आपकी आ जाए, और मैं आपको समझा के रहूंगा। चलिए, तो इस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल ऐसा ही आपसे पूछा जाता है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, कहने कि एक निश्चित कूट भाषा में हियर वी गो वेस्ट को क्या लिखा जाता है? 8 6 4 9 लिखा जाता है। यानी कि हो सकता हो हेयर का कोड हो 8, या ये भी हो सकता है हेयर का कोड 4 हो, या हो सकता हो 9 हो सकता हो गो का कोड 6 हो, 8 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हेयर का कोड 8 ही होगा, वी का कोड 6 होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि वेस्ट एंड ईस्ट बेस्ट का कोड क्या है? 4 @ PR। ठीक, 4 वर्ड्स हैं, 4 यहां पर हमें संकेत वगैरह दिख रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन सन को हम #JT और QM के रूप में लिखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन ईस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है? बस इतनी सी आपको साथियों बात बताना है। चलिए, तो हम यहां पर साथियों देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ईस्ट आपको देखना है कहां कहां पर है। क्या ईस्ट आपका यहां पर है? ईस्ट यहां पर आपका नहीं है, यानी कि ईस्ट का कोड 8 6 4 9 नहीं हो सकता। ठीक, ईस्ट क्या यहां पर है? बिल्कुल साथियों ये है, ईस्ट ये रखा है, यानी कि ईस्ट का कोड 4 #PR में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, ईस्ट आपका यहां पर भी दे रखा है, यानी कि इसमें जो ईस्ट का कोड है और इसमें जो ईस्ट का कोड है वो तो सेम होगा, और इसमें सेम सेम क्या है साथियों? ये हैशटैग है। ठीक है, ये हैशटैग जो है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ईस्ट का कोड हमें क्या मिल चुका है साथियों? हैशटैग मिल चुका है। अब हमें डायरेक्शन का कोड निकालना है, तो डायरेक्शन का कोड यहां पर नहीं है, डायरेक्शन का कोड यहां पर भी नहीं है, डायरेक्शन सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्शन का कोड या तो JT हो जाए या QM हो जाए, या तो मैं कहूंगा साथियों अच्छा सिर्फ ऑप्शन में तो यहां पर हैशटैग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अरे भाई, ईस्ट का कोड हैशटैग है, तो हैशटैग यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा QM की अगर बात करें, QM आपका डायरेक्शन का कोड हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मैं देख पा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों का यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, ये भी सवाल एक अच्छे लेवल का है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि सब कुछ आपको साथियों आना चाहिए, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, यहां पर अगर बात करें कि एक निश्चित कूट भाषा में A+B का मतलब है A B का पुत्र है। इसको आपको अभी नहीं देखना, मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे कि उपरोक्त के आधार पर यदि P × Q भाग R - T + S, तो P का इससे क्या संबंध है? यानी कि S क्या कहेगा P को, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। ऐसा भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले P × Q। अब गुणा का मतलब क्या है ये हमें बताएगा। ये गुणा का मतलब ये है कि A B की मां है। अब यहां पर A है ये P और B है ये Q। ठीक, यानी कि A B की मां है तो हम कहेंगे P Q की मां है, तो Q की मां साथियों कौन हो जाएगी? P हो जाएगी। महिला है तो साथियों माइनस लगा लेंगे। अब है भाग का मतलब है साथियों ये, यानी कि A B का भाई है, यानी कि Q R का भाई है। तो Q है ना साथियों, Q ये R का भाई है, तो मैं कहूंगा ये भाई हो गया, तो प्लस हमने यहां पर लगा लिया। उसके बाद अब माइनस वाला देखिए जरा, यानी कि A - B का अर्थ है A B की बहन है, यानी कि R T की बहन है, यानी कि जो R है ना R, ये T की बहन है, तो ये माइनस हो गई, बहन है। यानी कि T + S का मतलब क्या होगा? प्लस यहां पर लिखा हुआ A B का पुत्र है, यानी कि T S का पुत्र है। तो T जो है ना, T साथियों ये S का पुत्र है। मैं कहूंगा ये तीनों बच्चे हैं, ये भाई है, भाई बहन है, और ये आपस में पति पत्नी है। अरे भाई, इनकी माता ये है और इनके पिता ये हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है P पत्नी है, S पे पति है। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है ये जरा देखिए, कह रहे कि तो P का S से क्या संबंध होगा? यानी कि S क्या कहेगा P को? तो भैया S क्या कहेगा P को? S क्या कहेगा P को? S पत्नी ही तो कहेगा। तो पत्नी कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर C है बिल्कुल करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, और सभी का आंसर यहां पर ठीक है, लगभग सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। इस बात की साथियों मुझे खुशी है। चलिए, आप तो साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल देखते हैं, और इस सवाल को साथियों देखिए आप और मुझे बता दीजिए कि आपका यहां पर जो सही जवाब है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए,
बताइए। यहां पर अगर बात करें, कहने के बहुत सिंपल सवाल है, कहने कि मणिपुर का संबंध जैसे इम्फाल से है वैसे ही नागालैंड का संबंध किससे होगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। बताइए। देखिए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, तो मैं कहूंगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, इसको भी ऊपर का अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं है साथियों पढ़ने की। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया कथन है और निष्कर्ष है, तो आपके लिए मायने जो रखता है वो कथन मायने रखते हैं और साथियों निष्कर्ष मायने रखते हैं। आपको कथन को पढ़ना होता है और देखना होता है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है। तो पहला कथन में लिखा हुआ है कि सभी ट्राउजर पैंट हैं, तो मैं मान लेता हूं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके ट्राउजर हो गए। और सभी ट्राउजर क्या हो गए साथियों, सभी ट्राउजर यहां पर पैंट माने गए हैं, तो सभी ट्राउजर पैंट हो गए। कहने के सभी पैंटे कपड़े, यानी कि सभी पैंटे क्या हो गई साथियों, सभी पैंटे कपड़े हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। कहने कि कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, बिल्कुल साथियों इतने कपड़े ट्राउजर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। सभी पैंट ट्राउजर हैं, भैया सभी पैंटे ट्राउजर कैसे हो सकती है। हाँ, अगर ये लिखा होता कि कुछ पैंटे ट्राउजर है तो बिल्कुल सही हो जाता, इतनी ये सारी पैंटे ट्राउजर कैसे हो सकती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को साथियों बहुत दमदार मैंने बनाया है, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल मैंने बहुत शानदार रखा है आप सभी के लिए कि भैया आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए हर हालत में। यानी कि साम दाम दंड व भेद किसी भी तरीके को मुझे अपनाना पड़े, तो हर तरीके को साथियों अपनाकर मुझे सिलेक्शन देना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो अब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा आपसे कि जो 8, 33, 49 मतलब इसमें जो आपस में जो संबंध है, इन संख्याओं में जो आपस में जो संबंध है, वही संबंध किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, या साथियों इस ऑप्शन में। बस इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है। बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा कि ये 8 से 33 कैसे बना है और 33 से ये 49 कैसे बना है। देखिए, अगर हम साथियों इसकी गुणा हम किससे करते हैं, हम 4 से करते हैं। क्या 8 की गुणा अगर हम यहां पर 4 से कर देते हैं तो 32 हमें मिल जाएगा। अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, 8 चौक 32, 1 जोड़ दिया ये नंबर हमें मिल गया, ठीक है ना। उसी प्रकार 33 की अगर बात करें, या एक तरीके से 33 से 49 हुआ है तो 33 दूना ही 66 हो जाएगा, 33 दूना ही साथियों 66 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें 8 की गुणा साथियों यहां पर हम किससे कर दे, 6 से करें, कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 6 से करें और इसमें 1 जोड़ दे तो यह हमें 49 मिल जाएगा, ठीक। तो अब आपको बताना है कि यहां पर लॉजिक साथियों, यहां पर अगर बात करें कि ये जो लॉजिक यहां पर है वही लॉजिक यहां पर है। अगर हम 7 की गुणा साथियों 4 से करते हैं, 17 चौक 68 होते हैं, अगर एक इसमें साथियों जोड़ देते हैं तो हमें 69 ही मिल जाएगा। कितना, 69 ही हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों अगर हम यहां पर 17 की गुणा, ठीक है ना, 6 से करते हैं तो 102 होता है, और उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें 103 मिल जाएगा। यानी कि जो यहां पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक तो हमें सेम टू सेम यहां पर मिल रहा है। तो कि ये आंसर होता है, ये आंसर हो सकता है। 1 मिनट रुक जाइए, एक बार इसको भी साथियों जरा चेक कर लीजिए। क्या इसकी गुणा 13 की गुणा साथियों 4 से करोगे तो 13 चौकू 52, 1 जोड़ना है हमें इसमें, तो 53 ये होना चाहिए था, ये आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा 7 चौक 28, 1 यहां पर आ गया, ठीक है, 7 छंग 42 और 1 43 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो सकता। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। अभी साथियों मैथ के क्वेश्चंस भी आपके बचे हैं, ठीक है ना, मैथ के क्वेश्चंस भी आपके यहां पर बचे हैं, तो उन सवालों को भी आप लोग यहां पर देखकर जाएंगे। देखिए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से HJLI को OQSP से संबंधित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब साथियों इनके क्या है, कहने का मतलब इनके ये है कि HJLI को क्या लिखा जाता है, OQSP लिखा जाता है। उसी प्रकार साथियों कहा गया है कि BDFC को क्या लिखा जाता है, IKMJ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि NPRO को क्या लिखा जाएगा। लॉजिक आपको पता करना है कि आखिर इसमें लग क्या रहा है, क्या इसमें रूल लगा है। देखिए, H होता है 8 पर, O होता है 15 पर, ठीक, J होता है 10 पर, Q होता है 17 पर, L होता है 12 पर, S होता है 19 पर। तो मुझे ये सब चीजें करके मुझे मालूम पड़ा कि इसमें 7 प्लस हुआ है। H में 7 प्लस करोगे O आ जाएगा, J में 7 प्लस करोगे 17 आ जाएगा, L 12 पर होता है 7 प्लस करोगे 19 बोले तो S आ जाएगा, I 9 पर होता है, 9 में 7 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा यहां पर भी क्या लॉजिक लगा है। देखिए, B 2 पर होता है, I 9 पर होता है, यानी कि 7 बढ़ाया गया है। C 3 पर होता है, J 10 पर होता है, 7 बढ़ाया गया। तो इसमें भी 7 7 7 ही बढ़ाना है। तो मैं कहूंगा N 14 पर होता है, P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, D 4 पर होता है, ठीक है। अच्छा, ये O लिखा हुआ है, यानी कि ये 15 हो जाएगा। चलिए, तो इसमें 7 बढ़ाओगे 21 आ जाएगा। 21 पर साथियों क्या होता है, U होता है। U कहां पर है, सिर्फ अच्छा यहां पर है और यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं। 16 में साथियों जब आप 7 बढ़ाओगे तो मैं कहूंगा कितना आ जाएगा,
23 आ जाएगा और 23 पर होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कहां पर है, मैं कहूंगा यू और डब्ल्यू ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से उकाड़ फेंकेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपको हो सकता है परेशान करे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत शांत मिजाज से समझाऊंगा और ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। फिर ऐसा कोई और सवाल आता है तो इसी रूल्स पर अगर कोई और सवाल आता है तो आप उसको बहुत आराम से कर डालेंगे। ठीक है ना, देखिए कह रहे 6 मित्र हैं, तनय है, नेहा है, कल्पना है, राशि है, हेमंत है और चैत्र है। ठीक है, एक पंक्ति में खड़े हैं तो एक पंक्ति हम सबसे पहले साथियों बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कितने लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए। यानी कि नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यानी कि कल्पना जो है ना, कल्पना ये राशि और नेहा के बीच में है। यानी कि हेमंत चैत्र के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, तो नेहा या हो सकता हो बाईं तरफ बैठी हो यहां पर, या हो सकता हो साथियों दाईं तरफ बैठी हो। आप कहीं पर भी अभी बैठा लो, यहां पर या यहां पर। मान लीजिए हम नेहा को अगर यहां पर बैठा रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारा ये आंसर हो, लेकिन अगर बीच में आप गड़बड़ाए, आपको क्रम सही नहीं लगा, तो आप इसको कट करके नेहा को यहां पर बैठा देना। ठीक है ना। अच्छा, आप शुरू से एक बार पढ़ते, कह रहे कि नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो नेहा और चैत्र, चैत्र हम यहां पर बनाएंगे तभी तो नेहा और चैत्र के बीच 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, कह रहे कि कल्पना जो है ना, कल्पना ये राशि और नेहा के बीच में है। यानी कि कल्पना जो है ना, कल्पना ये राशि और नेहा के बीच में, यानी कि राशि हम यहां पर बैठा लेंगे, राशि को यहां पर बैठा लेंगे, तो राशि और नेहा के बीच में कौन बैठ जाएंगी साथियों, कल्पना जी बैठ जाएंगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हेमंत चैत्र के पास खड़ा हुआ है, ये चैत्र है, तो जाहिर सी बात है साथियों हेमंत कहां पर खड़ा होगा, हेमंत यहां पर खड़ा होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, नेहा छोर पर बैठी है, तो कह रहे हैं कि चैत्र और तनय के बीच में कौन है, तो चैत्र और तनय कहां गया साथियों, तनय कहां गया। अच्छा, यहां पर बात करें, एक जगह छुट्टी है और मैं कहूंगा 6 लोग थे, 5 को तो हमने बैठा दिया है, सिर्फ तनय ही बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है तनय यहां पर आ जाएगा। और पूछा जा रहा है कि तनय और चैत्र और तनय के बीच में कौन बैठा है, तो चैत्र और तनय के बीच में कौन बैठा है, हेमंत बैठा है। तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, हेमंत हो जाएगा। ठीक है ना, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नेक्स्ट नंबर साथियों क्या कहता है और कैसे साथियों यहां पर आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से साथियों आ सकता है। देखिए, चलिए तो क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, कह रहे कि 5 व्यक्ति हैं, एफ जे एन आर और वी, ये केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में समान हो, बिल्कुल, यानी कि एक वृत्त हम बना लेते हैं और 5 लोगों की जगह बैठा लेते हैं, 1 2 3 4, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। कह रहे हैं कि साथियों एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है जे, यानी कि एफ हम कहीं पर भी बैठाल दें हमारा आंसर एक आएगा। मान लीजिए यहां पर अगर हम एफ को बैठालते हैं तो कह रहे हैं कि एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है जे, तो बायां एफ का इधर होगा। जो बायां होता है ना, बायां साथियों, बायां कहते हैं उल्टे हाथ को, क्या कहते हैं, बायां कहते हैं उल्टे हाथ को, और साथियों दायां किसे कहा जाता है, सीधे हाथ को कहा जाता है। तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं कि एफ के ठीक बाएं बैठा है जे, यानी कि जे यहां पर बैठेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर इन बैठा है, तो एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर इन बैठा है। यानी कि जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा है, तो अभी हमें जे नहीं पता है कहां पर है, वी भी नहीं पता है साथियों कहां पर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, हाँ एक सेकंड, जे यहां पर है तो ना, जे के बाईं ओर, यानी कि जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा, तो मैं कहूंगा वी यहां पर आ जाएगा, जे से बाएं दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा। करेंगे तो जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहां पर कौन बैठा है। देखिए टोटल 5 लोग थे, जिसमें से हमने 4 लोग बैठाल दिए हैं। अब बचा कौन है, बचा साथियों आर है, तो आर यहीं पर बैठेगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो आर कहां पर है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में आर है, यानी कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कहने के निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो किन 2 चिन्हों को साथियों आपस में बदलना होगा, बस इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए तो अगर हम बात करें साथियों 9 3 4 5 2
और ये साथियों यहाँ पर आ गया ये, ठीक है ना, बराबर तो बराबर रहेगा। यानी कि अब आपको इसको कैलकुलेट करके 9 लाना है तो प्लस की सॉरी माइनस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर साथियों माइनस आप रखेंगे। अगर तो प्लस है प्लस लिख दिया, माइनस की जगह पर गुणा आ गया, भाग की जगह पर भाग आ गया, गुणा की जगह पर माइनस आ गया। तो इसको कैलकुलेट करके अगर 9 आता है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर 9 नहीं आता है तो हम अगला देखेंगे कुछ। तो 3 चौक यहाँ पर सॉरी ये आपका 3 गुणा 4, ये भाग आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और प्लस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक आपका 12। मुझे तो नहीं लग रहा साथियों पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पर पॉइंट में आएगा तो इसको साथियों हटा दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता। पहले शुरू में ही मालूम पड़ जाता है, प्लस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर प्लस रखेंगे तो गुणा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहां पर भाग आ जाएगा, यहां पर साथियों प्लस आ जाएगा। इसको देखिए जरा, तो कितना हो जाएगा साथियों, 9 3 27 आपका हो गया, ये 4/5 हो गया, प्लस आपका 2 आ गया। यहां पर भी वही पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा तो 9 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो इसको भी साथियों हटा दो। अब इसको सी वाले को देखिए, प्लस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर प्लस, तो प्लस है तो साथियों भाग आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, भाग है तो प्लस आ जाएगा, गुणा का गुणा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें 3 3 आपका 9 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, 5 दूना आपका साथियों 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा और साथियों प्लस का आपका 10 बचेगा, बराबर 9 चल ही रहा है। अब प्लस का 10 है, माइनस का 1 है, यानी कि दोनों घटेंगे घटेंगे और प्लस का ही आंसर आएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, 9 बराबर 9 हो चुका है, यानी कि हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। इसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। कहने के साथियों बिलेटेड को यानी कि BELATED को क्या लिखा जाता है, TLEEDBA लिखा जाता है, STOREY को YTSROE लिखा जाता है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि DOUBBLE को क्या लिखा जाएगा, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। चलिए देखिए साथियों, जब मैंने इन लेटर्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो यहां पर जो लेटर्स है वही लेटर्स तो लगभग लगभग यहां पर है, जो लेटर्स यहां पर है वही लेटर साथियों यहां पर है। यानी कि जो लेटर यहां पर है लेटर तो वही आएंगे लेकिन उनका क्रम चेंज कर दिया गया है। क्रम कैसे साथियों चेंज कर दिया गया है, मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इसमें जो लेटर सबसे बाद में आता है वो कौन सा है, वो साथियों टी है, ये वाला। एक सेकेंड, कौन सा है साथियों, वो आपका टी है, ठीक है। तो ये टी सबसे पहले आता है तो सबसे लास्ट में आता है ना, ठीक है, 20 पर आता है तो ये लिख दिया। टी से पहले क्या आता है, टी से पहले एल आता है तो साथियों एल हो गया। एल से पहले मतलब एक तरीके से जो लिखा हुआ है वो अवरोही क्रम में लिखा गया है। जैसे कि मैं लिख दूं साथियों BC, ठीक है ना, मैं लिख दूं BC और F और A लिख दूं। अब मैं कहूं सबसे पहले बाद में कौन सा आएगा तो आप F कहेंगे, फिर C कहेंगे, फिर B कहेंगे, फिर ये क्रम यहां पर लगा हुआ है और यही क्रम यहां पर लगा हुआ है। तो इसको भी साथियों हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 4 पर आता है, ये 15 पर आता है, U 21 पर आता है, B 2 पर आता है, B 2 पर आता है, L 12 पर आता है, E 5 पर आता है। अब सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, मैं कहूंगा 15 आएगा, यानी कि आप O लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सॉरी 15 नहीं 21 आएगा। क्या आएगा साथियों, 21 आ जाएगा यहां पर। तो आप सबसे पहले 21 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, यानी कि पहले U लिखेंगे फिर आप O लिखेंगे। तो UO कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, UO यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां पर साथियों 12 लिखेंगे, यानी कि L लिखेंगे तो L आ जाएगा। तो UO, ठीक है, UOL यहां पर भी है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं। अच्छा 12 हो गया ना, 12 के बाद साथियों अब आपका क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए। अब यहां पर आपका ये 5 आ जाएगा, यानी कि यहां पर E आ जाएगा। तो यहां पर E भी लिखा हुआ है, UOLE भी। एक और देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना, एक और देख लेते हैं साथियों, ठीक है। E के बाद साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा यहां पर एक तरीके से साथियों 4 वाला आ जाएगा, यानी कि D आ जाएगा। तो D कहां पर, यहां पर है। और उसके बाद साथियों ये वाला 2 और ये वाला 2। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D के साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। तो अब यहां पर साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन, बहुत अधिक नहीं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे साथियों मैथ के। और इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित साथियों ये सवाल है। इस सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो 2 यहां पर लिखा ना, ये असल में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। मैं यहां पर आपको सही तरीके से लिखकर बता देता हूं। देखिए 381 है प्लस 119 है, ठीक है, और ये स्क्वायर लगा दिया गया, प्लस यहां पर 381 है माइनस 119 है और यहां पर स्क्वायर लगा दिया गया है, बटे क्या है साथियों 381, ठीक है ना, 381 का होल ऑफ स्क्वायर है, प्लस है और 119 का यहां पर होल ऑफ स्क्वायर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। क्या इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं करने की, क्या इसको मैं साथियों आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं करने की। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको बताना है तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, वो सूत्र आपके बहुत काम आएगा। देखिए वो सूत्र क्या है साथियों, वो सूत्र है A प्लस B, क्या साथियों, A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना होता है साथियों, बराबर होता है 2 इज ऑफ, यानी कि 2 फिर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर A स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर आ जाएगा। इस सूत्र को आपको क्या करना है, आपको साथियों यहां पर इस सूत्र को थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है ना। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो ये आपको साथियों यहां पर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब a अगर हम 381 को माने और b इसको माने तो वही तो हो गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, फिर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि a ये है b ये है तो ये हो गया। यानी कि इसकी जगह पर साथियों हमें इतना पता चला कि a बराबर साथियों क्या है 381 है, b बराबर साथियों क्या है 119 है। तो हम इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकते ऐसे करके, यानी कि 2 लिख देंगे साथियों। क्या सबसे पहले अगर बात करें यहां पर साथियों 2 लिख देंगे, 2 आपका ये हो गया, ठीक 2 आपका हो गया। या एक काम करिए साथियों, या आप एक काम ये करिए, चलिए लिख कर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिख कर देखते हैं साथियों 2 आपका ए स्क्वायर की अगर बात करें, ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 381 है, ठीक है ना। तो 381 आपका आ जाएगा, ये आ गया, प्लस आपका क्या आ जाएगा बी स्क्वायर कितना है 119 आ जाएगा, 119 आपका आ गया, ठीक है ना। ये आपका आ गया और ये बंद हो गया। और बटे यानी कि इस पूरे की जगह पर हमने ये लिखा है, और ये कैसे लिखा है क्योंकि ये को ये लिख सकते थे। अब नीचे क्या जैसे नीचे है साथियों नीचे वैसे लिख दीजिए, 381 का स्क्वायर प्लस आपका 119 का स्क्वायर। अब देखिए ये चीज पूरी ये चीज और पूरी ये चीज सेम है, तो इससे ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 बचेगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 बचेगा, तो 2 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये सवाल वही बंदा कर पाएगा जो पहले इस टाइप के सवाल को सत्यो कर पाएगा। अगर किसी नए बच्चे के सामने ये सवाल आ जाए ना तो वो नहीं कर पाएगा। तो मैं कहूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको साथियों बताऊं वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन करेंगे। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने मनोमस्तिष्क में उन सभी कॉन्सेप्ट को स्टोर कर लिया करिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि इसका जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी ने एक व्यवसाय में कुछ धन निवेश किया है, यानी कि ए का भाग बी के भाग का 2 गुना है। तो इसका मतलब क्या होता है पता, ए का भाग 20 के भाग से 2 गुना है, मतलब ए का भाग 2 गुना है तो बी का भाग 1 गुना है। इसका मतलब यही तो हुआ कि ए का भाग बी के भाग का 2 गुना है तो ए का भाग बी के भाग का 2 गुना है, इनके 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं साथियों बी और सी का अनुपात यहां पर दे रखा है, यानी कि बी का भाग सी के भाग का 3 गुना है, यानी कि बी का भाग अगर 3 है तो सी का भाग 1 है। चलिए अच्छा, यहां पर एक सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1 है और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 1 है तो मुझे ये बताइए a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता तो आप पता कैसे लगाते, आप लगाते 2 अनुपात 1 और बताते आप 3 अनुपात 1 और यहां पर उल्टा n बना देते ऐसे करके। अब आप 2 की गुणा 3 से करा दे तो ये आता a, यानी कि 2 3 6 ये a आ गया। 3 की गुणा 1 से कराते 3 यानी कि ये b आ गया। 1 की गुणा 1 से कराएंगे ये आ गया साथियों a। तो हमने कैसे a अनुपात b और b अनुपात c से a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया, मालूम हो गया आपको। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि 1 वर्ष के बाद उन्होंने 6,000 रुपए अर्जित किया, यानी कि जो तीनों को धनराशि मिलती है वो कुल मिला के साथियों कितनी मिलती है, वो 6,000 रुपए मिलती है। यानी कि तीनों को कुछ कुछ धनराशि मिलेगी, तो कितने के अनुपात में मिलेगी, 6x 3x 1x के अनुपात में मिलेगी। तो कहेंगे a को कितनी धनराशि मिली, a को तो भैया 6 मिले, यानी कि अगर हम इसको साथियों 6x अनुपात 3x और x इसको मान लें और इन सबको जोड़ दें, यानी कि 6x 3x 9x प्लस x 10x हो जाएगा, यानी कि 10x की जो वैल्यू है वो साथियों 6,000 है। तो मैं कहूंगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि a को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, a को 6x प्राप्त हुई है और x बराबर 600 है। तो मैं कहूंगा 6x यानी कि 6 गुणा x की अगर बात करें 600 है तो 600 आ जाएगा, यानी कि a को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 3600 धनराशि प्राप्त होगी। और 3600 धनराशि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है साथियों, चलिए। और यहां पर अगर आपसे b का पूछता कि b को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तो आप 600 में 3 की गुणा करा देते। अगर आपसे पूछा जाता c को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तो 600 क्या x का मान क्या है 600 है तो 600 आंसर वहां पर हो जाता। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर मुझे आंसर बतला दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक फैंसी वस्तु पर अंकित मूल्य, यानी कि एक वस्तु है जिस पर 250 रुपए लिखे हुए हैं कि ये वस्तु 250 रुपए की है, लेकिन 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 त्योहार सीजन चल रहा है, यानी कि त्योहार का सीजन चल रहा है तो 18% की छूट मिल जाती है 250 रुपए पर। ठीक है, चलिए, तो 18% की छूट मिली यानी कि वो वस्तु 82% में दे दी गई। अगर मैं कहता 40% की छूट मिली तो वो वस्तु 60% में जाती। अगर मैं कहता 30% की छूट मिली तो वो वस्तु 70% में जाती। तो 18% की छूट मिली यानी कि वो वस्तु 82% में जाएगी, यानी कि इस 250 का 82% कितना होगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। क्योंकि जब 82% छूट में थोड़ी ना मिली, यानी कि 82% पर वो बेची गई, कहने का मतलब ये है। अगर 40% की छूट मिलती यानी कि वो वस्तु 60% में जाएगी, अगर 30% की छूट मिलती यानी कि वो वस्तु 70% में जाएगी।
तो मैं कहूंगा 82। अब यहां पर ये आ गया है साथियों, तो छूट के बाद वो यानी कि छूट के बाद वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? 250 है और ये है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 पंजे 25 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे, 2 चौक और 2 एकम, यानी कि 41 पंजे आप बता दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 205 आ जाएगा, यानी कि अगर कोई वस्तु 250 रुपए की है, उस पर 18% की छूट दी जाएगी, तो वो वस्तु 205 रुपए की यहां पर हो जाएगी। ठीक है ना? तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे 19 गुणा, फिर ब्रैकेट में है 24 भाग, फिर ब्रैकेट में है 24 गुणा 4 भाग 16, फिर उसके बाद साथियों का 4 लिखा हुआ, इसका मान आपको बताना है क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 19 है गुणा, फिर ब्रैकेट में क्या है, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, एक सेकेंड। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये 19 आपका हो गया गुणा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 24 आ गया, भाग आपका फिर क्या आ गया साथियों, 24 आ गया, ठीक है ना, गुणा आपका 4 आ गया, भाग 16 आ गया और साथियों का 4 आ गया। इसका मान आपको बताना है। ब्रैकेट के अंदर ये है तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, 24 गुणा 4/16 करोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा। इसको कट करिए, 4 एकम 4, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। यानी कि साथियों कहने का मतलब ये है कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 गुणा 4 हो जाएगा, तो 4 छंग आपका 24, यानी कि अब मैं कहूंगा इस पूरे की जगह पर कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर 24 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें 24 भाग 24 लिखा हुआ है, ठीक, 24 भाग 24 लिखा और यहां पर 19 लिखा हुआ है, तो आपको पता है 24 भाग 24 1 होता है, 10 भाग 10 1 होता है, 50 भाग 50 50 1 होता है, तो यहां पर ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ 19 बचेगा। तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 19 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए भाई, ठीक है। चलिए तो अगर बात करें साथियों, क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 1 घंटे ज़्यादा की हो चुकी है शायद, ठीक है, 1.25 घंटे की हो चुकी है, तो इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में साथियों ले लूंगा, ठीक।